सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। सॉरी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा चेंज किया है। वहाँ पर मेरी वेबसाइट का नाम है, जिसका नाम है satyakikhoj.co.in। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन में होती थी उनके लिंक मिल जाएंगे। आपको वहाँ फेसबुक का भी लिंक मिलेगा, आपको इंस्टा का भी मिलेगा, और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एक बटन है जॉइन अस बटन को आप दबाएंगे तो वहाँ पर कुछ वीडियोस हैं। उन वीडियोस में जब आप गो थ्रू करेंगे, सबसे पहले उन वीडियोस को सुनना, फिर आपको लगे कि हाँ मैं तैयार हूँ ये सब झेलने के लिए, ये सब होगा तो मैं आई एम रेडी फॉर दैट, तब आप वो फॉर्म भर दें। मेरे पास आपका डिटेल आ जाएगा, और चाहें तो उसमें फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों की लिंक है, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ मेरी ईमेल आईडी भी पड़ी हुई है। तो अब जो भी आगे वीडियोस आएंगे उनमें डिस्क्रिप्शन में केवल मेरा वेब पेज होगा। वहाँ पर जाकर आप अच्छा बुरा जैसा भी रिव्यू देना चाहें, वहाँ रिव्यू की सुविधा भी है। आप कुछ भी वहाँ लिख सकते हैं मेरे बारे में, अच्छा बुरा जैसा आपका मन करे, जैसा आपने मुझे जाना, जैसा आपने मुझे समझा। तो ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन अब से नहीं दूंगा। वेबसाइट पर जाइए, वहाँ चेक कीजिए। आपको लगता है सब देखने के बाद कि हाँ अब मुझे जुड़ना चाहिए, मैं तैयार हूँ, तो फॉर्म भर दीजिएगा। अब आज की बात शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैंने लिया है, वैसे अक्सर मेरे पास टॉपिक नहीं होते, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं कुछ देख रहा था तो अचानक एक छोटी सी रील ओशो की सामने आई, तो उससे ये टॉपिक मिला कि भाई तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का उत्तर जो जान गया वो तर गया, वो पार हो गया। तो इसीलिए मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश की है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, क्या काम है तुम्हारा, जन्म लेके क्या कर रहे हो। ये बात याद रखना कि तुम यहाँ किसी की उम्मीदों को, किसी की अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए नहीं जन्मे हो। और तुम्हें ये समाज आज तक यही सिखाता रहा है कि कैसे किसी की उम्मीदों को पूरा किया जाए और कैसे किसी की अपेक्षाओं पे खरा उतरे, क्योंकि तभी ये समाज तुमको एक आइडल व्यक्ति होने का सर्टिफिकेट देता है कि भाई ये आदमी बहुत अच्छे। क्योंकि जब आप समाज की अपेक्षाओं को पूरी करेंगे, जैसे कि आज का समाज एक हिंदुत्व विचारधारा का समाज है, कट्टर हिंदुत्व विचारधारा का समाज है। यदि आप उसमें कट्टर हिंदू हो जाएं, हर समय सनातन सनातन की माला जपें, चाहे आप 50 बुरे काम कर लें, उसके बिहाफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाहर आए तो आपके ललाट पर तिलक हो, वेशभूषा आपकी या तो सफ़ेद हो या गेरुआ, उसमें कोई पटका डाल दें, एक आध रुद्राक्ष की माला, वैसे ही, मतलब एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, सन्यासी की बात नहीं कर रहा हूँ। कम से कम तिलक हो, रुद्राक्षी माला वाला भी ना, और आप कट्टर हिंदूवादी सोच के हों और वैसी ही सोच आप हर जगह बैठकर कर रहे हो, तो आपकी बड़ी प्रशंसा की जाएगी। क्योंकि आप समाज की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। लेकिन यही काम आप बचपन से करते आ रहे हैं। आप अपने माँ बाप की, दादी दादा की और मिलने जुलने वालों की अपेक्षाओं को पूरा करने की, उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या यही करने आए थे तुम? क्या यही जीवन है? ढंग से सोचो, क्या तुमने जिंदगी जी? तुम्हें कोई बताने वाला नहीं था, और जो तुम्हें बचपन में दिया गया तुम्हारे माँ बाप द्वारा, अपेक्षाएं, उम्मीदें, जिनको पूरी करने में तुम अच्छे बनने के चक्कर में
कि हमें लोग हमारी प्रेज करें कि ये बहुत बढ़िया आदमी है। याद रखना, लोग तुम्हारी तारीफें तभी करते हैं जब वो तुमको यूज कर रहे हैं। अगर वो तुम्हें यूज नहीं कर पाएंगे, वो कभी तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकते। नहीं तो करके देख लो प्रैक्टिकल, तुम यूज होना बंद कर दो, वो तुम्हारी तारीफें बंद कर देंगे। और इन झूठी तारीफों के लालच में ही आकर के तुम अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हो, दूसरों की अपेक्षाएं और उम्मीदें पूरी करने के चक्कर में। ये अपेक्षाएं और उम्मीदें तुम्हारे माँ बापों ने तुम पे लाद दी, तुमने भी उन पे ला दी, ऐसी बात नहीं। बचपन से ही तुम उन पे भी ला दो, वो भी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता गिव एंड टेक है। अब हर चीज पैसे के स्वरूप में नहीं होती, कुछ प्रशंसा के स्वरूप में होती है, कुछ अपने भावनाओं को, जैसे कि कोई अपना क्या कहते हैं, क्या शब्द मुझे सही नहीं मिल रहा उसके लिए, जैसे ममत्व है एक माँ का अपने बेटे के प्रति, तो वो तुमसे उस ममत्व को पूरा कर रही है, प्लस तुम उसकी अपेक्षाएं, कुछ अपेक्षा भी हैं उसकी। हर माँ बाप की अपेक्षा, बिना अपेक्षा के तुम्हें किसी ने प्रेम नहीं किया आज तक, क्योंकि प्रेम तो किसी ने किया ही नहीं है, यहाँ पे केवल सौदा करते हैं। अब मेरी इस बात से बहुत वो कष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन भाई मैं सीधा सीधा बोलता हूँ ना, मुझे इस बात से कोई डर है कि आप क्या सोचेंगे, जो सोचना सोच लीजिए, लेकिन जब आप अंदर घुस करके सोचेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको सही प्रतीत होगा। तो माँ ने जो तुम्हें ममता दी, पहले तो वो ममता उसने तुम्हें नहीं दी। वो माँ हमेशा कहती है मैंने तुम्हें ममता दी, अरे नहीं, वो उसने अपनी जो इच्छा थी ममत्व की वो पूरा की तुम्हें ममता देके, और दिखा फिर भी वो ये रही है कि मैंने तुम्हें ममता दी, उसके बदले में तुम्हें बहुत सारी अपेक्षाएं उम्मीदें दे दी, बहुत छोटी छोटी। जैसे कि तुम बाहर जा रहे हो तो उसके पैर छू के जाओ, बाहर से आओ तो उसके पैर छू, उससे गले लगो। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, यदि आप सम्मान करते हैं अपनी माँ का हृदय से तो ये करना ही चाहिए, लेकिन उसकी अपेक्षा पूरी करने के लिए नहीं। एक बहू आई घर में, सास की अपेक्षाएं हैं, सुबह 5 बजे उठे, सबसे पहले नहाए धोए, उसके बाद मेरी रसोई में घुसे, नहा धो के उसको रसोई को साफ करे, फिर खाना बनाए, फिर हमें नाश्ता दे, चाय दे, दुनिया भर की कहानी। अब ये अपेक्षाएं तो है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी उठना पसंद नहीं है, उनकी बॉडी नहीं है इस तरह की। अब वो 2 4 5 दिन उठ जाती है अपेक्षाएं पूरी करने के लिए, उसकी तारीफें भी हो जाती है, चढ़ गई हवा में। और अगर उसे उस तारीफ को लेनी आदत पड़ जाए तो वो अपना शरीर बिगाड़ लेगी, और उसको खीज उत्पन्न होने लगेगी, गुस्सा होने लगेगा, और वो गुस्सा वो अपनी सास ससुर पे नहीं उतार सकती, वो उतरेगा उसके पति पे या उसके बच्चों पे। पूरी लाइफ मिजरेबल हो गई, क्योंकि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बने, आप लोग बने ही नहीं हैं कि आप किसी की परतंत्रता में रहें। ये आपका स्वभाव है। आपकी इच्छा हो कि आपका मन करता है सुबह 5 बजे उठने का, सुबह नहाने धोने का, नो डाउट बहुत अच्छा है, करिए, लेकिन उसमें कोई दबाव नहीं है, इसलिए खीज नहीं है, गुस्सा नहीं है। और जब कोई भी काम बिना खीज और बिना गुस्से के किया जाए तो वो बहुत ही आनंददायक होता है, और यही आनंद प्राप्त करने आप यहाँ उतरे। लेकिन सच बताना, कितने लोग अपने हृदय से, मन की बात नहीं कर रहा, मन तो आपका चलायमान है, कुछ ना कुछ करता रहेगा, हृदय की बात कर रहा हूं, जो आपका मानस है, जो आपका अवचेतन है, कितने लोग उस अवचेतन को एज इट इज फॉलो करते हैं। जिन्होंने ये ब्रेन यानी मन यानी विचार थाम लिए और हृदय की बात सुननी शुरू कर दी, उनके जीवन में कहीं कोई मिजरी है ही नहीं, कहीं कोई खीज, कहीं कोई गुस्सा है ही नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव स्वतंत्रता पाने का। आपको अभी तो ये भी नहीं पता स्वतंत्रता किसे कहते हैं।
सॉरी, बहुत से परिवार जो जिसमें महिलाएं, जो जिसे कहते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली क्या बोलते हैं वो शब्द है, जिसमें एक बीवी बच्चा और पति 3 लोग रह रहे हैं। आजकल यही कल्चर हो गया कॉर्पोरेट में। तो और वो बीवी अपने आप को स्वतंत्र समझती है, जबकि है नहीं, क्योंकि वो अपने मन से कर रही है सारे काम, मन से उठ रही है, मन से खर्चा कर रही है। अब मन तो आपको कभी स्वतंत्रता दे ही नहीं सकता। मन तो सिर्फ फंसाता है और फंसाएगा। मन कुछ है ही नहीं, बात हृदय की है, मन की है ही नहीं। हृदय से आपने क्या किया? वो जो स्वतंत्रता न्यूक्लियस फैमिली की मैं बात कर रहा हूं, वो आपने छीनी हुई है, वो आपको दी नहीं किसी ने, लेकिन वहां भी आप मन के जाल में फंसे हुए। ये बात बड़ी बेढंगी सी, अजीब सी है। एक तो मैं कह रहा हूं कि अपने आप पे काम करिए, अपने हिसाब से काम करिए, और एक मैं कह रहा हूं कि आप जो है मन के उसमें ना आइए। दोनों बातों में फर्क है। फिर भी मैं इसे थोड़ा सा सिंपल करता हूं, क्लिष्ट नहीं करता हूं। आप किसी की सास है तो आपको कह देना चाहिए कि बहू देखो, ये काम तुम्हारे हैं और हमें इतने बजे ये चाहिए, इतने बजे वो चाहिए, इतने बजे ये चाहिए। नाउ डू योर ओन वे। कैसे तुम करोगी? फिर उसमें प्रश्न चिन्ह ना उठाओ, उठती कितने बजे, नहाती है कि नहीं नहाती है। तुम्हें अपनी चाय से मतलब होना चाहिए। नहा के चाय बनाने में और बिना नहाए चाय बनाने में कोई अंतर नहीं है। चाय वैसी ही बनती है, लेकिन आपकी भ्रकटियां तन जाती है। अरे नहा ही नहीं, अरे नहीं मन कर रहा उसका नहाने का, नहा लेगी। 24 घंटे में एक बार नहाना जरूरी है। जापान के लोगों को देखो, वो तो रात में ही नहाते हैं हमेशा, ताकि सुबह उठ के ऑफिस जाने में लेट ना हो जाए। वहाँ पंक्चुअलिटी बहुत है, वहाँ की ट्रेनें भी लेट नहीं होती। वहाँ 2 सेकंड 3 सेकंड भी लेट हो जाए आदमी तो लेट माना जाता। तो उस पंक्चुअलिटी को करने के लिए वो जब ऑफिस से घर आते हैं, रिलैक्स होके नहा के सोते हैं। उनको सुबह देखा जाए तो अगले दिन के सारे काम वो बिना नहाए करते हैं। और ये मैं भी कर लेता हूँ कई बार। कल भी ऐसा ही हुआ, मेरी वाइफ को कहीं जाना था तो उसके स्कूल में बैठना था, तो मैं सुबह 9 बजे उठा। 9 बजे मेरा नहाने का समय ही नहीं होता, मैं नहाता हूँ 11-12 बजे। तो मैं उठा, अपना कपड़े पहने, इत्र लगाया, पहुँच गए। 2 बजे तक स्कूल में बैठे, आकर के 2:30-3 बजे नहाए आराम से। नहाने वाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें ये चीज़ ना ला दो कि आपको ये काम तब तक पूरा करना, और करना ऐसे है। नहीं, आपको पहले कपड़े ही धोने हैं। क्यों? अगर शाम में कपड़े धुल जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? आपने उसे काम सौंप दिया, वो आपसे कह रही हो कि भाई मेरे से ये काम नहीं हो रहा, आप कर दो, तब तो उसकी गलती है। करने दो उसके तरीके से, जैसे भी कर रही है। क्यों? तुम्हें अपने आउटकम से मतलब होता चाहिए ना। मेरे ऑफिस में भी जब मेरा कोई नया बॉस आता है, क्योंकि बॉस भी बदलते रहते हैं, हमेशा एक सा नहीं रहता, मैं सीधा बात कहता हूँ कि मेरे से आप काम के आउटकम पे बात करना और समय दे देना। नहीं हो रहा होगा उस समय पे तो मैं पहले ही बता दूंगा जी इसमें समय बढ़ाओ, इतने में नहीं हो पाएगा। और अगर मैंने हाँ कर दी तो 99% वो काम हो ही जाएगा, लेकिन वे क्या होगा वो मेरा होगा। आप ये दखलंदाजी नहीं करेंगे कि कैसे होगा क्या होगा। और मैं स्वतंत्रतापूर्वक काम करता हूँ और बड़े मस्ती में काम करता हूँ और मेरा काम बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि जब आप पे प्रेशर ना हो कि ये काम ऐसे करना है, तभी काम अच्छे से होता है। जब आप पे प्रेशर हो कि काम तो करना है लेकिन इस तरीके से करना, और आपको वो पसंद नहीं है, तो आपका जो एफिशिएंसी है वो भी घट जाती है। तो लब्बो लबाब इतनी सारी बात करने का यही था कि यहाँ आप ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, किसी और की अपेक्षाओं की और किसी और के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने जीवन को जी रहे हैं, उसमें साथ में किसी के लिए कुछ हो जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। और जिम्मेदारियां अपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने माँ बाप को दुत्कार दें, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पूरी करें, लेकिन जिम्मेदारी के तरीके से।
उनकी अपेक्षाओं को पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी इच्छाओं को पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसके लिए वो स्वयं मेहनत करें, उसके लिए वो स्वयं मेहनत करें। तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर बनने का शौक था और वो डॉक्टर नहीं बन पाए, तो वो उनकी गलती है। उसके लिए वो तुम्हें प्रेशराइज करे कि तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, ये गलत है। एक्चुअली 12-15 साल तक बच्चे को कुछ नहीं पता होता, और आप 4-5 साल से उसके दिमाग में डॉक्टरी का भूत या इंजीनियरिंग का भूत या जो भी XYZ वो भरना शुरू कर देते हैं। वो अचानक मान बैठता है, वो जो मंत्र आप रोज फूंक रहे हैं उसके दिमाग में, अचानक वो मान बैठता है कि मेरा जन्म तो डॉक्टर बनने के लिए ही हुआ है। लेकिन स्वभाव नहीं है उसका डॉक्टर का, डॉक्टरी की पढ़ाई उससे नहीं पढ़ी जाए। तुमने बायोलॉजी दिला दी उसको, 12th करके निकल गया, लग रहा है नीट की तैयारी में, वो बना ही नहीं डॉक्टर बनने के लिए। और तुमने पूरी जान फूंक दी, उसने जान फूंक ली, चलो जैसे तैसे करके नीट में भी नंबर आ गया। आपने उसको, चलो प्राइवेट कॉलेज में आया, आपने कहा नहीं मैं पूरी संपत्ति लगा दूंगा डॉक्टर बनाने में। वो पढ़ लिख भी गया, उसने डिग्री भी हासिल कर ली, वो जिंदगी में अच्छा डॉक्टर कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। और यकीन मानना, उसे डॉक्टर बन के कभी संतुष्टि, मैं कह रहा हूं चलो ये भी मान लेते हैं हम बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, बहुत पैसा भी कमा रहा, लेकिन वो जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। ओशो ने एक कहानी सुनाई थी, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे कोई अमेरिका के, उन्हें सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर का विश्व के पुरस्कार मिल रहा था और वो मुंह लटकाए बैठे थे। उनके दोस्त लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो, तुम्हें तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर का पुरस्कार मिलने वाला, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो उसने कहा मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मुझे तो पेंटर होना था। मुझे मेरे फादर ने और मदर ने कंप्रेस करके यहाँ ले आए, पर यकीन मानो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इसके बजाय काश मैं पेंटिंग कर रहा होता, चाहे मेरी पेंटिंग 1 रुपए की न बिकती। और यही कहानी मैंने एक बार और बताई थी। युवराज सिंह जो क्रिकेटर हैं, उनके फादर ने उनको कंप्रेस किया था खेलने के लिए क्रिकेट। उनका जो पसंदीदा गेम था हॉकी था। युवराज सिंह के मुंह से मैंने ये बात सुनी है, काश मैं हॉकी खेलता तो मैं गोल्ड मेडल ले आता। वो क्रिकेट में कितना बड़ा नाम बन चुका है, आज भी है उसका नाम, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, सिर्फ अपनी बाप की जिद की वजह से। बाप उसका कहता है हॉकी खेलता है, साले को कौन जानता, मैंने इसलिए कहा क्रिकेट खेल। बाप ने अपनी जिद पूरी कर ली, लेकिन बेटा अभी तक खुश नहीं है। वो आज भी हॉकी में पटा हुआ है, क्योंकि जब वो हॉकी में गोल्ड मेडल लाया था उसके बाप ने देखा भी नहीं था। एप्रिशिएट तो कर दो यार, तुम अपनी इच्छाएं अपेक्षाएं इतना कुछ लाद देते हो दूसरों पे, और उन्हीं को पूरी करने वाले को अच्छा कहा जाता है। समाज में भी वही व्यक्ति अच्छा है जो ये अपेक्षाएं उम्मीदें समाज की पूरी कर रहा है। और इन लोगों पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, और ये क्योंकि इनको एक लप्पा दिया हुआ होता है, एक प्यारी सी गोली दी गई होती है, टॉफ़ी दी गई होती है, बहुत अच्छे आदमी होने का पदवी मिल जाती है। जिधर जाते हैं सब राम राम करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, कहते हैं बहुत प्यारा आदमी है। भाई याद रखना, जिसको भी बहुत अच्छा आदमी बताया जा रहा है संसार के द्वारा, इसका मतलब संसार उसको चूस रहा है। उसने उन्हें कहीं का छोड़ा ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पा रहा है, इसीलिए अच्छा है। जिसका जूस निकाला जा रहा है वही आदमी अच्छा है। फिर आप कहते हैं कि यार जब ये लोग जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि इतने प्रेशर में आदमी कैसे जिएगा। जिस दिन भी उसका DNA कलेप्स कर जाएगा, मर जाते हैं। फिर आपने एक जुमला जरूर सुना होगा, ऐसे लोगों की जब मरने की खबर आती है लोग जुटते हैं तो कहते हैं यार बड़े अच्छे आदमी थे यार। भगवान बड़े अच्छे आदमियों को जल्दी बुला लेता है। तुमने इसकी क्रोनोलॉजी कभी समझी ही नहीं। इसे अच्छा आदमी भगवान ने नहीं बनाया, तुमने बनाया, क्योंकि तुम इसका शोषण कर रहे थे। अच्छे आदमियों का हमेशा शोषण ही किया जाता है। वो अच्छे होते इसलिए हैं क्योंकि आप अपने हिसाब से उनका शोषण कर सकते हैं। और शोषण को झेलने का एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट उसकी पार कर जाती है वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। बाहर से तो स्माइल करता रहता है क्योंकि तुम उसके बहुत अच्छे आदमी है।
लेकिन अंदर वो रो रहा होता है, अंदर वो कष्ट में है, क्योंकि उसे सारे तो संबंध निभाने हैं, सबकी अपेक्षाएं पूरी करनी है, क्योंकि उसको भी मजा आ रहा है सुनने में कि बहुत अच्छे आदमी है, अब वो उससे पीछे नहीं हट सकता। और एक दिन परेशानियों के चलते चलते उसका डीएनए कोलैप्स कर गया, वो मर गया। ऐसे आदमी जल्दी ही मर जाते हैं, मर ही जाएंगे, तुमने उनका तेल निकाल लिया और फिर तुम कहते हो भगवान को भी अच्छे आदमियों की बहुत जरूरत है, वो बुला लेता। इसके विपरीत आप देखें, जो असामाजिक जिसे आपने घोषित कर रखा है, जो अपने में स्थित है, वो खुश है, प्रॉस्पर है, उसके पास पैसा भी है, उसके आगे आप सलाम भी ठोकते हो, क्योंकि पैसा उसके पास है, शक्ति उसके पास है, और वो अपनी शक्ति वेस्ट नहीं करता, और वो तुम्हारे हिसाब से चलता नहीं, इसलिए वो अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन तुम्हारी फटती बहुत है उससे, उसके सामने आती तुम सलाम उसे तब भी ठोकोगे। और ऐसे आदमी लंबा जीते क्योंकि वो अपने लिए जी रहे हैं, वो किसी की अपेक्षाएं उम्मीदें पूरी नहीं कर रहे, वो सेल्फ सेंटर्ड हैं। और इन्होंने इतना गेन भी किया है कि ये किसी की मदद भी कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारा अपना जीवन ले दे के कट रहा है, तुम किसी की क्या हेल्प करोगे? उस आदमी के बस की है, वो किसी को 1-2 लाख रुपए दे दे, उसका मन आए तो, उसको लगे कि ये जेन्युइन है, इसकी डिमांड और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, उसके पास है, वो कर देगा, तुमसे नहीं होगा। तुम जाए ज़्यादा 1,500 दे पाओगे, अब जरूरत उसे लाख की है, 1,500 में क्या निपटने वाला उसका? तुम 2 टाइम की रोटी खिला के किसी को शेर बन जाते हो, वो आदमी उसका पूरे साल का व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड है, उसने अपने पे काम किया है, और अपने पे ही काम करना जरूरी है। तुम्हारे पास जो होगा तुम वही दे पाओगे। उसे संपत्ति अर्जित की है, वो दे सकता है, उसे पैसा अर्जित किया, वो दे सकता है, तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं। तुम दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में लगे रहे, तुमने अपनी सारी एनर्जी दूसरी तरफ बहा दी। एक रील मैंने देखी थी, उसमें कार्टून है, वो एक छोटा सा कोई वो प्राणी है, वो उस लड़के से पूछता है तुम बड़े होकर क्या बनोगे? बोले मैं अच्छा आदमी बनूंगा। ये अच्छा आदमी बनने ने तुम्हारी जिंदगी का नाश किया हुआ है। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम बुरे आदमी बनो, फिर तो वही ईड़ा पिंगला का चक्कर हो गया ना, या तो आप राइट साइड चले गए, आप लेफ्ट साइड चले गए। तुम अच्छा आदमी बनना ही क्यों चाहते हो? जिसको देखो वो अच्छा आदमी बनने की होड़ में लगा होगा। जब कोई तुमसे बोले बड़े होके तुम क्या बनोगे, तो बड़े होके मैं एक मनुष्य बनूंगा, अच्छा बुरा नहीं, मनुष्य बनूंगा। अपनी मनुष्यता को ही पालो, वो सबसे अच्छा है। तुम अच्छे आदमी बनने की कोशिश ही ना करो, बनना ही मत कभी, क्योंकि अच्छा आदमी वही बनता है जिसका खून निचोड़ लिया जाए समाज के द्वारा, घर वालों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, वही केवल एक अच्छा आदमी बनता है। मैं जब तक अच्छा आदमी बना, मैंने बहुत कुछ सहा। एक और कहानी है, त्याग करो। अब मेरे दिमाग में वही भरी गई थी, त्याग करने से आदमी ऊंचा होता है। मैं भी त्याग करने लगा। जब हम छोटे थे, एक समय ऐसा आया कि या तो मैं पढ़ सकता था या मेरा भाई पढ़ सकता था, मैंने त्याग कर दिया, भाई को पढ़ा लो। आज उसकी कीमत अदा कर रहा हूं। हालांकि मैं बाद में पढ़ लिया, लेकिन मैंने उसकी कीमत चुकाई। काश मैं स्वार्थी हो जाता, मैं कहता मैं पढ़ूंगा, और मैं पढ़ने में उससे ज्यादा अच्छा था, तो मैं आज कुछ और होता। खैर, बीत गई सो बात की। आज भी मैं किसी से कम नहीं हूं, आज भी जो हूं मैं बहुत सुखी हूं, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। मुझे आज ये बात समझ में आ गई, पहले नहीं आ रही थी। जब जागो तब सवेरा। आज भी यदि आपको ये बातें सुन के बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ वीडियोस में बनाता हूँ, किसी वीडियो पे एकदम सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं, और अचानक से कोई अच्छा वीडियो होता है तो लोग कहने लगते भैया हम भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे। ऐसे मत आओ यार। मेरी 100-150 वीडियोस देख लो, जब अंदर से हुक उठे कि अब तो भाई हम रुक ही नहीं सकते, इसी बंदे के पास जाना, तब आना। मैं कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोग नहीं चाहिए। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरा तो गुजारा आराम से हो रहा है अपनी जॉब में भी, ये पैसे तो एक्स्ट्रा ही हैं।
और अगर कल को गुजारा भी करना पड़ा तो जितने अब हैं वो भी मोर देन एनफ। मैं अपनी आवश्यकताएं घटा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। खैर ये अलग बात हो गई। तो बात ये है कि अच्छा आदमी बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जैसे हो वैसे ही हो जाओ, जैसे तुम थे। क्या अच्छा क्या बनना, मुखौटे हटा के जीना शुरू करो। मुखौटे लगाओ ही ना। क्या अच्छे का मुखौटा, क्या बुरे का मुखौटा। सहज रूप से जिंदगी जियो, जैसा हो रहा हो, जैसी परिस्थिति हो। कभी अच्छा भी बनना पड़ता है, कभी बुरा भी बनना पड़ता है। तुम हमेशा अच्छे नहीं रह सकते, हर व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं रह सकते। और जो जो व्यक्ति तुम्हें आज तक सीड्यूस करता आया उसके लिए तुम अच्छे हो, जो तुम्हें नहीं कर पाया उसके लिए तुम बुरे हो। हमेशा ये याद रखना, तुम्हारी आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं। यथार्थ जो है वो तुम्हें कभी दिखता ही नहीं, क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं है उस बात को देखना जो कि है, जो यथार्थ में है। तुम हमेशा उस चीज को ढूंढ लेते हो जो कभी है ही नहीं। अब इसको सिंपल वर्ड में बताऊं कि तुम वर्तमान में कभी रहते ही नहीं। वर्तमान में क्या चल रहा है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम क्या थे, तुम क्या हो सकते थे, और तुम क्या हो जाओगे, बस इसी में तुम्हारा जीवन कट रहा है। तुम क्या थे वो समय जा चुका, तुम क्या हो सकते थे वो कभी हुआ ही नहीं, और तुम क्या हो जाओगे उसका तुम्हें भी अनुमान नहीं। तुम बस इन्हीं चीजों को खोजते रहते हो। कितनी देर तुम वर्तमान में हो, तुम क्या हो इसका तुम्हें कभी होश ही नहीं रहता। बस तुम क्या थे, तुम क्या हो सकते थे, तुम क्या हो सकते हो, तुम क्या हो ये तुम कभी देखना ही नहीं चाहते। इसी एक क्या कहते हैं उसको, इमेजिनरी दुनिया में तुम जी रहे हो हमेशा से। यदि तुम एक बार यथार्थ को देख पाओ और उसमें जीना शुरू कर दो, तुम देखोगे कि तुम स्वर्ग में हो। स्वर्ग एक परिकल्पना है, और मैं कहता हूं जो वर्तमान में है वही स्वर्ग में है। मैं वर्तमान में रहता हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, मुझे स्वर्ग की कोई इच्छा भी नहीं। और इसीलिए तुम्हें ये तथाकथित गुरु जो हैं आकर के, पंडित जो हैं आकर के, जब तुम्हें स्वर्ग का लालच देते हैं तो तुम पकड़ लेते हो उसे, क्योंकि स्वर्ग तुमने कभी जिया ही नहीं, तुमने देखा ही नहीं। स्वर्ग तुम्हारे के लिए एक बड़ी हाइपोथेटिक सी बात है कि स्वर्ग भी होता है। स्वर्ग तुम्हें मिला ही हुआ है, वर्तमान समय ही स्वर्ग है, जिसमें कोई चिंता नहीं, कोई कष्ट नहीं है। चिंता और कष्ट हमेशा वहीं मिलता है जब आप कहते हो कि मैं ये हो जाता, ये मैं हो जाऊंगा, ये मैं था। उन्हीं को जब तक तुम रोते रहते हो तब तक तुम नरक में रहते हो, दुख में रहते हो। जो आज में है और उसने आज को स्वीकार कर लिया, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं क्या हो जाऊंगा उसकी उसे चिंता नहीं, उसकी खोज नहीं, क्या था उसका दुख नहीं, और क्या हो जाता उसकी सोच नहीं। स्वर्ग तुम्हारे पास है, तुम्हें मिला ही हुआ है, लेकिन हमेशा तुम नरक ढूंढ लेते हो। मैं क्या था, मैं क्या हो सकता था, मैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, और मैं क्या हो जाऊंगा, मैं क्या हूं। जिस दिन इस पे ये तुमने स्वीकार कर लिया, मैं क्या हूं, इसमें जीना शुरू कर दिया, तुम स्वर्ग में हो, यकीन मानो। मेरे साथ जितने लोग सीख रहे हैं इसको, क्योंकि मैं मेडिटेशन नहीं सिखाता हूं, मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ सिखाता हूं। जिन जिन की ट्रांसफॉर्म हुई वो स्वर्ग में जी रहे। मैं ये दावा करूं कि उनकी आर्थिक स्थितियां बदल गई हैं, नहीं बदली हैं। आर्थिक स्थिति वैसी ही है। जितने कष्ट में वो आए थे मेरे पास आज से 2-3 साल पहले, उतने ही कष्ट में उतनी पैसे मिल रहे हैं। किसी किसी की तो और थोड़ी टाइट हो गई है हाथ, लेकिन जो वर्तमान स्थिति उन्होंने स्वीकार कर ली। पिछले का कोई उनको रोना नहीं, और आगे की वो बात ही नहीं करते। तो स्वर्ग में पूरे आनंदित हैं। और ये जान लो
दौड़ धूप का तुमने ऐसी आदत बना ली है, जिसको मिला हुआ है वो डर रहा है कि ये खो ना जाए। अब आप कहोगे जिसको नहीं मिला हुआ तो वो खुश है, नहीं, वो उसे पाने की होड़ में जो नहीं मिला हुआ, उसके लिए उसने अपनी जिंदगी झंड कर रखी है। स्वीकार तो किसी ने किया ही नहीं कि भाई जो जो है ठीक है, यही है। असली जो की है लाइफ की, जीने की, वो है संतुष्टि। संतुष्ट तुम कभी होते नहीं। जिसके पास है वो और ज्यादा पाने की होड़ में लगा हुआ है और फिर डर भी रहा है कि ये खो ना जाए। और जिसके पास नहीं है तो वो भी पाने की होड़ में लगा हुआ है कि हमें ये तो मिले ही कम से कम। इसीलिए इन बैंकों के व्यापार चल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है नहीं और तुम्हें इच्छाएं पूरी करनी है, तो तुम उधार की शक्ति लेते हो। उधार की शक्ति लेते हो तो तुम्हें कुछ शक्ति एक्स्ट्रा लौटानी पड़ती है। पैसा भी एक शक्ति ही है ना भाई। तुम्हारे पास शक्ति है 2 लाख रुपए की, गाड़ी खरीदनी है 6 लाख रुपए की, तो तुम 4 का लोन लेते हो, उधार की शक्ति, और उस 4 लाख को 6 लाख में चुकाते हो। तो देखा जाए जो शक्ति तुम्हारे पास 2 लाख रुपए थी इनिशियल स्टेज में, वो तो तुमने खत्म कर ली उसी में, सपने पूरे करने के लिए। अरे जितनी शक्ति है उतने पे काम करो ना। मुझे आज भी याद है, मैं अपने भाई की गाड़ी यूज़ कर रहा था क्योंकि उनको कैब मिल रही थी। उनके यहाँ घोषणा हुई जी कैब नहीं मिलेगी अब से, तो उन्होंने कहा भैया अपनी गाड़ी का इंतजाम करो। मैंने कहा ठीक है। उनको शादी में मिली थी, हमको नहीं मिली थी, तो हमारे पास थोड़े से पैसे बचे हुए थे, 1 लाख रुपए पड़े हुए थे। हम गए, हमने सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली, हमने उधार की शक्ति नहीं ली। हमारे पास जितनी शक्ति थी हमने, क्योंकि ये तो हमें समझ में आ गया था कि फालतू के लोन मत लो अब, और हम बड़े आनंद से वो सेकेंड हैंड गाड़ी ले आए। हमने 7-8 साल चलाई मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें कोई कष्ट नहीं हुआ क्योंकि हम वर्तमान स्थिति में थे। और जहाँ जहाँ हमने उधार की शक्ति ली, जैसे हमने फ्लैट लेने की कोशिश करी, हम पे उतने पैसे थे नहीं क्योंकि पैसे हम ज़मीन में लगा चुके थे, थोड़े से बचे हुए थे, उनमें और लोन करा के हमने फ्लैट ले लिया। उसने हमको दुखी रखा। खैर जैसी हमारी ज़मीन बिकी, हमने वो फ्लैट का क्लियर किया सबसे पहले। मैं भाई पहले उधार उतारो इसका। संतुष्टि मेन चीज़ है। संतुष्टि वर्तमान में होने से ही आ सकती है, और जो व्यक्ति संतुष्ट है वही खुश है। जो सिर्फ लाइफ जी रहा है, जैसे जैसी परिस्थितियां वैसे वैसे जी रहा है। अच्छा मिल रहा है तो भी जी रहा है, बुरा मिल रहा है तो भी जी रहा है, उसको भी स्वीकार कर रहा है। बदलने की इच्छा नहीं है उसकी, हर सिचुएशन को स्वीकार करके जी रहा है, वही संतुष्ट है, वही स्वर्ग में है, वही खुश है। तो बात का लब्बो लबाब यही है कि यहाँ पर तुम बस जैसे हो, जैसे तुम जन्मे थे, अपनी इच्छाओं को, अपेक्षाओं को, चाहे वो तुम्हारी हो चाहे किसी और की हो, उनको जीना छोड़ दो। स्वयं पे काम करो, जैसे हो वैसे रहो, मुखौटे हटा दो, अच्छे बनने का प्रयास ही ना करो, क्योंकि तुम्हें अच्छे बनते हुए कोई नहीं देखना चाहता, और जो तुम्हें अच्छे बनते हुए देखना चाहते हैं वो तुम्हारा खून पीने वाले हैं, तुम्हें निचोड़ने वाले हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के साथ संग करो जो तुम्हें जैसे तुम हो वैसा ही स्वीकार कर सके, वो अपने सांचे में ढाल के तुम्हें स्वीकार ना करें। तुम देखो हर व्यक्ति तुमसे वो प्यार कर रहा है जो तुम्हें अपने सांचे में ढाल पाए। तुम्हारी पत्नी भी हो, चाहे तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम बच्चों के सांचे में ढल के उनसे बात करोगे, बच्चे बहुत खुश हैं। तुम पत्नी के सांचे में ढल जाओ, पत्नी तुमसे बहुत खुश है। जहां तुमने प्रतिकार किया वहां पत्नी टेढ़ी हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट करेगी। अभी मैं आर्ग्यूमेंट से निकल के आ रहा हूँ पत्नी के साथ। मैं कभी किसी से कुछ कहता नहीं, कुछ भी कहानी हो, उन्हें कहीं जाना हो, आना हो, ठीक है भाई जैसे तुम्हारा मन करे। लेकिन कभी जब मैं कुछ कहता हूँ तो मेरी वो सुनती नहीं है, और मेरी बात अपनी जगह आइडियली ठीक ही होती है। मैं 1-2 बार हल्के हिसाब में कह देता हूँ,
वो जब भी नहीं मानती तो फिर मैं अड़ जाता हूँ। जब कभी मेरे दिमाग सटक जाए यार अब डोज देनी ज़रूरी है, उसमें भी मैंने प्यार से समझाने की कोशिश की, वो फिर नहीं समझी, तो मैंने ले लिया रौद्र रूप। और रौद्र रूप के बाद आर्गुमेंट खत्म है, अब तो तुम्हें वही करना जो मैंने कहा। हालांकि ये गलत है, लेकिन भाई कोई आदमी तुमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी चीज में कभी टांगे नहीं अड़ाता, इतना तो तुम भी रखो कि ठीक है भाई कभी उसकी बात को भी थोड़ा पानी दे दो, चाहे गलती हो। चलो पहली बात तो क्योंकि औरतों की समझने की शक्ति थोड़ी अलग तरह की होती है, वो आदमियों की तरह नहीं समझती चीजों को। अब मैं देखो अंदर की घर की बात तो नहीं डिस्कस कर सकता, आप मुझे बुरा भी समझ सकते हैं, अच्छा भी समझ सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन बात तार्किक थी और बहुत सही थी, मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ रही है, उसके बाद गलती पे गलती करे जा रही है। तो भैया फिर अपन अब तो यही होगा, बात खत्म हो गई। वो सिचुएशन तक आई ही क्यों जब 20 बात तुम्हारी मानी जा चुकी, 21 में से एक बात दूसरे की भी मान लो, बात खत्म हो जाए। और ये भी उम्मीद और अपेक्षा के कारण हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी मदर के सामने अच्छा बन के दिखाना, अच्छा बनने के कारण ही तो हुआ। मेरे सामने वो बुरी बन सकती है क्योंकि मेरे साथ तो कोई वो थोड़ी है, पत्नी तो है, पति तो यहाँ तो रहना ही है, अच्छी हो बुरी हो जैसे भी हमने स्वीकार किया हो, हम कौन सा भगा रहे हैं। लेकिन मदर के सामने, अपने पीहर में, अपने परिवार, पीहर के परिवार के सामने अच्छा बन के दिखाना है, तो ये सारे कलेश हो रहे हैं उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए। अब मैंने फोर्सफुली रोक दिया, जब मैंने समझाया नहीं समझे, उसके बाद भी नहीं समझे, फिर गलती भी गलती करे जाए, अब मैंने कहा अब नहीं होगा, दैट्स ऑल, काम खत्म। और अब मानना ही पड़ा इस बात को, यदि तुम पहले ही मान जाते तो कलेश ही ना होते, लेकिन अच्छा बनना था, अब भी तो बुरे बने। और मैं तो बुरा हुई हूँ क्योंकि मैंने अच्छा बनना छोड़ दिया। मैं अपने परिवार वालों की नज़र में बुरा हूँ, अपने दोस्तों की नज़र में बुरा हूँ, मुझे मतलब ही नहीं उनके पास जाना आना ही नहीं, मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। मैं अपने ससुराल वालों की नज़रों में बुरा हूँ, मैं पत्नी की नज़रों में भी बुरा हूँ, और मैं अपने बच्चों की नज़रों में बुरा हो सकता हूँ। मुझे अच्छा बनने का कोई शौक ही नहीं रह गया। भाई तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद है, ठीक है, नहीं तो तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैंने तो खुला छोड़ रखा, ना पत्नी को रोका हुआ, ना बच्चों को रोका हुआ। लेकिन तुम मुझ पे अब अधिकार न कर पाओगे, मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ। अब किसी को ये बात अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी बात है, किसी की समझ में आ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही हो, बहुत से लोग गाली देते हैं, आप भी दे दो, मुझे वो भी स्वीकार है, क्योंकि मैं लेता ही नहीं गाली। आप दे जाते हो, मैं लेता नहीं। इसलिए मैंने आजकल, मैं ऐसे कमेंट पे अधिकतर रिप्लाई भी नहीं करता हूँ, किसी किसी पे हल्का फुल्का सा कर देता हूँ, लेकिन मुझे पता है बाद में फिर एक और रिप्लाई आता है उसका बड़ा अजीब सा, तो मैं अक्सर, मैंने कहा क्यों किसी के साथ झंझट में पड़े, ठीक है उसने गाली दे दी, उसे संतुष्टि, हमने ली नहीं तो हमें क्या कष्ट हो सकता है। तो भाई इससे ज़्यादा आज मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, समझ में आया हो लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, नहीं समझ में आया हो अनसब्सक्राइब कर देना। भाई साहब, एक लेडी अभी अनसब्सक्राइब करके गई, उन्होंने मुझे मैसेज लिखा अनसब्सक्राइब्ड, उसके बाद कुछ ऐसा लिखा कि रामकृष्ण की उससे कुछ आहत होंगी कि रामकृष्ण हमारे पूर्वज थे, डॉक्टर साहब थी हुई। इनको डॉक्टरों और वकीलों से मैं वैसे भी दूरी बनाता हूँ, इनको समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन, इनकी अपनी ईगो इतनी लंबी होती है। खैर वो विषय नहीं। तो उन्होंने लिखा रामकृष्ण को कैसे भूल जाऊँ, हमारे पूर्वज तो थे ही। अब मैंने कहा भैया अगर आप मानती हैं वो थे तो वो थे, मैंने तो आपको कभी विरोध ही नहीं किया इस बात का, आपके लिए स्पेसिफिक। मैंने वो जाना कि वो नहीं थे तो मेरे लिए नहीं है, तो आप मेरे को भी फोर्स ना करो। और आप अनसब्सक्राइब करके जा रहे हो, यहाँ लोग बिना कहे कर जाते हैं, आप कह के करते जा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं चाहता हूँ, आपका इतना समय बर्बाद किया मैंने जितने दिन तक आप सब्सक्राइब थे। मुझे अपेक्षा नहीं कि आप मुझे हमेशा सब्सक्राइब, आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगता है अनसब्सक्राइब कर दें। मेरी रोजी रोटी इससे नहीं चलती है, मैं 1 रुपया भी यूट्यूब से नहीं कमाता, और कमाता होता भी तो भी मैं आपसे कभी नहीं कहता कि मुझे
ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करो। मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा लगा हो तो कर लेना, और नहीं मन कर रहा हो तो मत करना। आपको लगता है ऐसे तो 50 लोग कहते हैं, ठीक है मत करो। आपको लगे आपको कुछ मिला इस पे कमेंट कर देना, आपको लगे नहीं मिला मत करना। लेकिन ये तो याद दिलाना मेरा फर्ज है, आपको अच्छा लगे कम से कम लाइक का बटन दबा दो, ना अच्छा लगे डिसलाइक का बटन दबा दो, दोनों ही ऑप्शन है भाई वहां पे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा वेब पेज है, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जिसको मुझसे कनेक्ट करना हो। और बाकी आप सभी आनंद लीजिए और देखिए क्या क्या होगा अभी अगले कुछ सालों में। फिर से कह देता हूँ, थोड़ा बहुत अनाज 1 महीने का, 15 दिन का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जितनी आपकी गुंजाइश हो, एमरजेंसी वाला अनाज वो थोड़ा रोक लीजिएगा, जितना आप सक्षम हो कि आप उस अनाज को सही से रख पाएंगे, ख़राब ना हो जाए वो रखा हुआ। और इमरजेंसी वाला, उसके लिए ये नहीं कि आप बर्गर पिज़्ज़े वगैरह इस तरह की चीज़ें स्टोर करें, बस ऐसा कि वैसे ये 2-3 महीने भी ज़्यादा ही है, लेकिन बस जैसा मेरे को बताया गया मैंने आपको बता दिया। वैसे तो आप 15-20 दिन का भी कर लें, क्योंकि अगर किसी को 15-20 दिन खाना नहीं मिला तो वो वैसे भी मर ही जाएगा। वो सिर्फ यही होता है कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप 15-20 दिन नहीं निकल पाए घर से, या कोई शॉर्टेज होगी मार्केट में, कुछ का अन्न नहीं ला पाए, क्या हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि क्या होने वाला है, ना हो सकता है ना भी हो। तो महीने भर का कर लो, 1.5 महीने का, जैसी आपकी गुंजाइश हो। इसमें कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। होगा होगा नहीं होगा इसको भी नहीं कह सकते आप। तो बस इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।